हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने लेक्चर पीरियडिक टेबल के अंदर क्या क्या कवर किया था। हम लोगों ने बेसिकली कवर किया था कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ये सब पता करते हैं। ठीक, पीरियडिक टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया था ना, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है बेसिक। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम लोग बेसिकली उन एलिमेंट्स की नेमिंग सीखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। ठीक, तो 100 से ज्यादा इसका एटॉमिक नंबर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग आज पीरियडिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जो बेसिकली हमको इस चैप्टर में नई चीज पढ़नी है, वो है आपकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड आईयूपीएसी कन्वेंशन है जो आपको फॉलो करना होता है फॉर नेमिंग द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक, उसके बाद आपको सीखना होगा डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 है ना, तो ऐसे तो पूरा आएगा नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक, तो हर एक के लिए आपको एक प्रीफिक्स यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? प्रीफिक्स। तो जो प्रीफिक्स होता है वो आपको याद रखना होगा। 0 के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं निल, 1 के लिए यूज करते हैं अन, 2 के लिए यूज करते हैं बाई, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, 4th के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड, 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, 7 के लिए नहीं, हेप्ट यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम सेप्ट यूज करते हैं। ठीक, सॉरी 10 तो आएगा ही नहीं। ठीक, 8 के हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। और 9 के लिए हम नॉन यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं एन। तो इस तरह से आपको ये प्रीफिक्सेस यूज करने होंगे। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4th के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए हम लोग यूज करेंगे एन। बस एक बार प्रीफिक्सेस याद हो गए, उसके बाद जब आप नेमिंग करोगे तो आप यहां पर एक प्रीफिक्स भी, सफिक्स भी यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सफिक्स। तो जो आप यहां पर सफिक्स यूज करते हो दैट वुड बी IUM, ईएम। यानी जब आप एलिमेंट का नाम लिखोगे तो लास्ट में आपको ईएम सफिक्स यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत आसान, मुझे 102 नंबर एलिमेंट की नेमिंग करनी है। ठीक है, कर देते हैं। 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन, 0 के लिए निल और 2 के लिए बाई। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? अन निल बाई। अब आपको लगाना है सफिक्स, तो हो जाएगा BM। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UNB। तो आपने पीरियडिक टेबल में देखा होगा कई जगह UUB, UNB है ना, इस तरह के नेम्स लिखे हुए होते हैं। उनका सिग्निफिकेंस होता है ये, जैसे मुझे नेमिंग करनी है 123 की, 123 की, तो मैं से क्या बोलूंगा? 1 मतलब अन, 2 मतलब बाई और T मतलब ट्रियम, 3 मतलब ट्राई और उसके बाद सफिक्स क्या लगेगा? EM। तो हो गया अन बाई ट्रियम और इसका सिंबल क्या बनेगा? UBT। समझ में आता है ना? तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट की नेमिंग कर सकते हो बाय नोइंग इट्स एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है तो हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है 122 या 112 लिख लेते हैं। तो 112 का नाम कैसे लिखोगे? 1 के लिए क्या यूज करोगे? अन, तो आपके पास आएगा अन BM और इसका सिंबल क्या हो जाएगा? UUP। तो सिंपल सा एक टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है जहां पर आपको उन एलिमेंट्स की नेमिंग करनी होती है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सा फंडा, कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं। अभी देखो, नेमिंग करने के बाद
अब हम देखो, अब हमने इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया, बेसिक चीजें ना जो पीरियड टेबल के बारे में हमको जाननी होती है। अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं, जहां पर अभी देखेंगे कि पीरियड टेबल में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने इस टर्म का नाम कई बार सुना होगा। तो आज हम सीखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक, और उसके रिगार्डिंग कुछ उसके एप्लीकेशंस, कुछ उसके इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पढ़ने के साथ साथ आपको एक और चीज पढ़नी होगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप लोग हेडिंग डालो, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर आप इसे शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z इफेक्टिव बोला करते हैं। तो अब आपके लिए बिल्कुल फ्रेश और नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। 9th-10th क्लास यानी बचपन में आप लोगों ने टॉपिक्स नहीं पढ़े, इसलिए आपके बिल्कुल नए टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आपके काम में आते रहेंगे, इसलिए इनको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आओ सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की, उसी के बाद हम लोग Z इफेक्टिव को समझ पाएंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर समझना होगा। किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक, इस न्यूक्लियस के बाद इसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं, जैसे एक शेल, इसके बाद एक और शेल होता है बाहर, दूसरा वाला शेल आपका, सपोज ये आपका सेकंड शेल है। ठीक, और इन शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज ये आपके पास इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरह से मान लो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, या ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, या कोई और शेल है मान लो आप, और एक ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ है। ठीक है, जिसे मैं रेड कलर से ही बना लेता हूं। ठीक, तो देखो, ये जो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला शेल है, इसे हम बोलते हैं इनर शेल। ठीक, और ये जो आपके बाहर वाला शेल है, इसको हम बोलते हैं आउटर शेल। अब देखो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन में न्यूक्लियस की तरफ दिखा रहा हूं। ठीक, अच्छा चलो, एक तो यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज समझ में आती है आपको। अच्छा, अब आप देखो, क्या यहां पर अट्रैक्शन के अलावा कोई और फोर्स एग्जिस्ट करेगा? आपको ऐसा कोई फोर्स नजर आ रहा है जो अट्रैक्शन के अलावा भी हो? मतलब मेरा पूछने का मतलब है, रिपल्शन कहीं पे काम कर रहा होगा? हाँ, वेरी गुड। कहां काम कर रहा होगा भाई? देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सब एक जगह प्रेजेंट है। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। बात समझ में आती है? तो जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ना, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ अंदर खींच रहा है। ठीक, चलो ठीक, ये चीज समझ में आती है आपको, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, हम एग्जांपल भी लेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। अभी तो मैं चीजें डिफाइन कर रहा हूं सिर्फ, तो ध्यान से सुनते जाओ। यहां पर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचा जाएगा, अगर रिपल्शन डोमिनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश किया जाएगा। ठीक, अच्छा चलो मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो बताओ न्यूक्लियस का सारा फोर्स किस पर काम कर रहा होता? हाँ,
इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर, है ना। अगर ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज किस पर काम कर रहा होता, इस अकेले इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा होता। मान लो उस चार्ज की वैल्यू थी कुछ Z, ठीक। लेकिन बताओ क्या जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तब न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इस पे काम कर रहा होगा, है ना। नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज का कुछ पार्ट इन पर भी तो काम कर रहा है। यानी ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पूरी तरह से काम करने नहीं दे रहे हैं। न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को आउटर इलेक्ट्रॉन पे वर्क करने नहीं दे रहे हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियस अपना पूरा चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर लगाए। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज काम करने नहीं देंगे। यानी इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज काम कर रहा है, बताओ वो Z होगा या Z से कम होगा? हाँ, बहुत अच्छे। क्या होगा? Z से कम होगा, क्योंकि जब ये अकेला होता तो न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज काम करता, लेकिन साथ में ये प्रेजेंट है तो कुछ पार्ट तो ये खाएंगे, कुछ पार्ट ये खाएंगे, तो बचा हुआ पार्ट ही इस पर एक्ट कर पाएगा। यानी इस कंडीशन में Z में से कुछ अमाउंट गायब होगा और ये जो न्यूक्लियर चार्ज इस पर नेट काम करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? इसका Z इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब चलो, ये तो बेसिक सी चीज हुई, मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। उस एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब जरा मेरे पास में आओ इधर इस वाले फ्रेम पे, फिर हम लोग बात करते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, देखो आपका कोई ना कोई फेवरेट सेलिब्रिटी तो होगा ही, मूवी स्टार, है ना। तो हम किसकी बात करें? हम भाईजान की बात करें तो सलमान खान की। ठीक है, ये आपका सलमान खान है। डोले चले तो बनाए नहीं हमने सलमान खान के, ना, ऐसे। ठीक है, और ये छोटे छोटे बाल, आजकल हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया, सलमान खान का, है ना। ये सलमान खान है। ठीक, अब सपोज आप जिस भी सिटी में रहते हो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कोई मॉल, है ना, कोई ऐसी जगह होगी जहां पर कोई सेलिब्रिटी आ सकता है। मान लो आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हो, ठीक है, और आपके यहाँ पर एक कोई ऐसा बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल है, ऐसी कोई भी चीज है जहां पर सलमान खान आने वाला है। ठीक, सलमान खान का आज आने का टाइम है, मान लो सलमान खान आएगा शाम को 7:30 PM पे। ठीक, अब मान लो आप बहुत बहुत डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, आपको पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, लेकिन सलमान खान आपका फेवरेट हीरो है, आया है तो आप उसे देखने जाओगे ही जाओगे। मान लो आप मेरा लेक्चर देखने बैठे हो, पढ़ते पढ़ते आप इतने मशगूल हो गए कि आपको पता ही नहीं पड़ा कब 7:15 हो गए, और अचानक से 7:15 होते ही आपका दिमाग खराब हुआ, ओश मुझे तो कहीं जाना था। तो आप क्या करोगे? उठोगे, भागोगे फटाफट से। मान लो यहां से इस जगह पहुंचने में आपको हाफ एन आवर लगता है, तो आप ऑलमोस्ट 7:45 PM पर यहां पहुंचे। चिंता मत करो, सलमान खान यहां 1 घंटा रुकने वाला है, अराउंड 8:30 PM तक। वैसे भी सलमान खान टाइम पर नहीं आता है। ठीक, चलो आप यहां 7:45 PM पहुंच गए और बाय लक सलमान खान भी टाइम पर आ गया था 7:30 बजे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप सलमान खान को ठीक से देख पाओगे या नहीं, उससे ऑटोग्राफ ले पाओगे या फिर नहीं? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सलमान खान सिर्फ आपको पसंद नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को सलमान खान पसंद है। ठीक, तो जिस टाइम पर सलमान खान यहाँ आया होगा 7:30 बजे, बताओ सलमान खान यहाँ अकेला खड़ा होगा या बहुत सारे लोग इसको आसपास होंगे ना, सेलिब्रिटी भाई, बहुत सारे लोग इसके आसपास होंगे। तो सलमान खान को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका सलमान खान है, यहां खड़ा है, ये आपने उस हॉल के अंदर एंट्री की, ये आप हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आप सलमान खान को डायरेक्ट अप्रोच कर पाओगे? यस और नो?
नहीं नहीं, आपको शक्तिमान थोड़ा ना यस बोल रहे हो, क्या होगा? नो। क्यों होगा नो? क्योंकि आपके अलावा ऐसे हजारों लोग होंगे जो सलमान खान से मिलने आए और वो सब के सब ऐसे गोला बना के इसको चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा होगा। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत सारी भीड़ है, ये सलमान खान है और ये आप हो। अब मिलन हो कैसे? मतलब आप सलमान खान से कैसे मिलो, कैसे उसके साथ ऑटोग्राफ, उसके साथ सेल्फी, उसका फोटोग्राफ लोगे? ठीक, अब ये आप मुझे बताओ कैसे कोशिश करें हम। सपोज मैं आपको थोड़ा सा और सिनेरियो समझा दूं। जैसे ही आप इस भीड़ के पास जाओगे, भीड़ के अंदर एंटर करके इसको क्रॉस करना चाहोगे, आपको ऐसे घुमा के लात मार दी जाएगी, बाहर निकल। क्यों? क्योंकि भाई ये भी तो खड़े हैं लाइन में, इनको भी तो सलमान खान से मिलना है, ये खुद इसको देखना चाहते हैं, ये आपको जगह क्यों देंगे? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये आपके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। ये जो भीड़ खड़ी हुई है ये नहीं चाहती है कि आप सलमान खान से मिल पाओ। जैसे आप इस भीड़ को पेनिट्रेट करने की कोशिश करोगे, आपको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा ना। लेकिन आप सलमान खान से मिलना चाहते हो तो सलमान खान आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है? ये आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो ये जो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। ये भीड़ आपको सलमान खान से स्क्रीन कर रही है, या ऐसा बोलो सलमान खान को आपसे क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। ये नहीं चाहती है कि आप सलमान खान से मिल पाओ, ये नहीं चाहती है कि सलमान खान का अट्रैक्शन आपकी तरफ हो, वो तो इस पूरी भीड़ की तरफ रहना चाहिए। इसी को आप सेम अपने एटम के सिनेरियो से मिला सकते हो। देखो, सलमान खान की जगह आप न्यूक्लियस रख सकते हो, भीड़ की जगह इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सॉरी उल्टा हो गया। सलमान खान की जगह न्यूक्लियस है, भीड़ की जगह इनर इलेक्ट्रॉन्स है और आपकी जगह आउटर इलेक्ट्रॉन है। यह भीड़ नहीं चाहती है कि सलमान खान का अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करे, है ना। देखो, इस भीड़ ने आपको सलमान खान से ऐसा बोल रहा, सलमान खान को आपसे क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है। सेम यही काम इनर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अगर इसकी जगह मैं रखूं न्यूक्लियस, तो बताओ ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दीज विल बी इनर इलेक्ट्रॉन्स। और ये बेचारा अकेला क्या होगा? दिस विल बी योर आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक, आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे बोला, अगर ये भीड़ नहीं होती तो आप सलमान खान के साथ जाके सेल्फी भी खींच सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सलमान खान का पूरा अट्रैक्शन किस पर काम करता? आप पर काम करता, अगर भीड़ नहीं होती। लेकिन यहां तो भीड़ है भाई, और अगर यहां भीड़ है तो अब सलमान खान का पूरा अट्रैक्शन आप पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाकी फैंस भी यहां पर खड़े हुए हैं। तो अट्रैक्शन क्या हो गया? बट गया है। तो आप दो केस कंपेयर करो। जब भीड़ नहीं थी तो आपके ऊपर पूरा चार्ज काम कर रहा था Z। जब भीड़ है तो आपके ऊपर Z का कुछ ही पार्ट, यानी Z में से एक बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट आप पर काम करेगा। तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट काम कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बोला ये बात समझ में? तो बहुत सिंपल सा फंडा एग्जाम्पल समझने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करते हैं। ये जो शील्डिंग है, इसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का पूरा चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं कर पाता है। सिंस पूरा चार्ज काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, तो जो थोड़ा बहुत बचा कुचा चार्ज यहां पर काम करता है, उसे हम कौन सा चार्ज बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई बात समझ में? चलो, तो अब इसकी हम थोड़ी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आप चाहो तो अब ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये बना लो चाहे ये बना लो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो मैं अब ये तो शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो एक बार ये बना लो, फिर इसको और इस तरह से बना सकते हो। तो अब थोड़ा इसका डिस्कशन ले लेते हैं। यहां से आप शुरू करो। पहला पॉइंट तो आप यहां पे लिखोगे, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in outer shell experience
experience two type of forces। ठीक, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर, वो दो तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है। पहला फोर्स इज अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड फोर्स इज रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं और जैसे हमने डिस्कस किया, रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस का पूरा चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा। ठीक, तो वही चीज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यू टू रिपल्शन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट चार्ज of nucleus does not act on the outer electron। ठीक, in this way the outer electron is being shielded from the charge of nucleus। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पूरे चार्ज का आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करने नहीं देते हैं, और इस तरह से इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। ये जो शील्डिंग का इफेक्ट होता है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स की आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, दिस टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स to protect the outer electron from the charge of nucleus is called shielding or screening effect। ठीक, ये आपके पास होता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। डिस्टरबेंस हो गया, कोई बात नहीं, होता है ना। फोन और पुंगी कभी बच सकते हैं, यहाँ पे फोन बच गया, बाकी तो आप जानते हो कब बचती है ना। खैर, ये आपके पास हो गई स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? ठीक है, तो एक बार आप इसे कॉपी करें, फिर हम ये देखते हैं कि अब स्क्रीनिंग इफेक्ट से हुआ क्या। ठीक है, प्रोटेक्ट कर लिया इनर इलेक्ट्रॉन ने आउटर इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसका फायदा क्या? कॉपी करो, फिर इसके फायदे नुकसान में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखो, स्क्रीनिंग समझने के बाद हमें पे एक और दो टर्म और सीखने। देखो, स्क्रीनिंग भी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है पुअर स्क्रीनिंग या फिर पुअर शील्डिंग, और दूसरी होती है इफेक्टिव शील्डिंग। तो आपने कॉपी तो कर ही लिया है, अब हम इसी में डिस्कस करते हैं क्या होती है पुअर स्क्रीनिंग और क्या होती है इफेक्टिव स्क्रीनिंग, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, फिर से सलमान खान के पास आते हैं। ये आपका सलमान खान, ये अंदर वाली भीड़। अब मैं केस बनाता हूं, ध्यान देना। सपोज आपकी हाइट है 6 फीट या 6.5 फीट आपकी हाइट है, बहुत लंबे हो आप तो। ये जो भीड़ है, मान लो इसकी एवरेज हाइट है 4 फीट। ठीक, बताओ ये भीड़ आपको सलमान खान को देखने से रोक पाएगी या फिर नहीं? नहीं ना, आप इतने लंबे हो, आप तो क्या करोगे, भीड़ के ऊपर से ऐसे पार करके जाने की कोशिश करोगे ना, ऊपर से निकल के।
है ना। तो होगा क्या, इस टाइम भीड़ की हाइट इतनी कम है कि आपके और सलमान खान के लिए एक ऑब्स्टेकल नहीं है, आप आसानी से सलमान खान को देख सकते हो, हाँ भाईजान हेलो हेलो भी कर सकते हो, है ना। तो हुआ क्या, भीड़ की हाइट कम, आपकी हाइट ज्यादा, भीड़ आपको सलमान खान से शील्ड प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। ये केस कौन सी शील्डिंग का केस है, ये आपकी पुअर शील्डिंग का केस है। जब भीड़ के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको सलमान खान को देखने से रोक पा रही है, शील्ड कर पा रही है, इस केस को हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग। अच्छा एक चीज बताओ, जब शील्डिंग पुअर है तो सलमान खान का आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा। क्या आप यहीं खड़े होकर इसके देखोगे, नहीं देखोगे ना, आप क्या करोगे, आगे जाने की कोशिश करोगे। जैसा मैंने आपसे बोला, आप तो इस भीड़ को क्रॉस करके इसके पास पहुंचने की कोशिश करोगे। तो देखो, जब शील्डिंग पुअर है तो अट्रैक्शन फोर्स इतना बढ़ गया है कि जो आप हो वो सलमान खान की तरफ आना शुरू कर रहे हो। न्यूक्लियस की सिनेरियो से देखो, न्यूक्लियस के रेफरेंस ऑफ फ्रेम से, ये न्यूक्लियस, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी शक्ति नहीं है कि ये रोक पाए आपको, आप बहुत ताकतवर हो, क्योंकि इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आप पर अब क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। ये भीड़ तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रही है आपको, तो न्यूक्लियस अब आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, उसके पास थोड़ा करीब आएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब शील्डिंग पुअर है तो ज्यादा चार्ज एक्ट करेगा, किस पर, आउटर इलेक्ट्रॉन पर। चलो अब केस करते हैं उल्टा। अब भीड़ की नॉर्मल हाइट है 6 फीट और आपकी नॉर्मल हाइट है 4 फीट। अब बताओ, अब क्या आप सलमान खान को देख पाओगे, आप इतने से, भीड़ है इतनी बड़ी, अब आपके लिए ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया है। अब आप भीड़ को क्रॉस भी नहीं कर सकते, है ना। आप ये बोलो मैं पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा, नहीं, वो केस भी नहीं है, भीड़ बहुत सारी है, पैरों में घुस गए तो लात खा के बाहर आओगे, है ना। तो पैरों में भी नहीं घुसना। मेन चीज क्या है, अब आपकी हाइट बहुत छोटी हो चुकी है और भीड़ की हाइट बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये जो भीड़ है ये सलमान खान को प्रॉपरली शील्ड कर रही है, कर रही है ना। अब इसकी शील्डिंग पावर क्या है, ज्यादा है। बताओ अब इसका अट्रैक्शन फोर्स आप पर उतना ही काम करेगा या पहले से कम काम करेगा, हाँ क्या करेगा, कम काम करेगा। तो इस केस में शील्ड कैसी है, इफेक्टिव। और जब शील्डिंग इफेक्टिव होती है तब न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है वो कुछ कम हो जाता है। तो शील्डिंग पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्टिव है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसी बेसिस पर आप बात करोगे कि इसके ऊपर नेट कितना चार्ज काम कर रहा है। आती है बात समझ में। तो ये दो टर्म और आपको सीखने हैं, पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग। इसके इफेक्ट को सीखने के लिए मतलब ये क्या काम करता है, हमें पहले डिफाइन करना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव को। तो हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जिसे आप जेड इफेक्टिव या फिर कुछ लोग इसे जेड स्टार भी बोलते हैं। ठीक, तो उसको समझने के लिए आपको वापस यहीं पे आना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं आपसे कहा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन आउटर, अगर ये इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो इस न्यूक्लियस पे, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज काम करता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अब ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के पूरे चार्ज को काम करने नहीं देंगे। ठीक है, पूरा काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ना। तो जो वो थोड़ा बहुत नेट चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सारी स्क्रीनिंग होने के बाद, चाहे वो पुअर हो चाहे वो इफेक्टिव हो, बात की है, पहली बात स्क्रीनिंग हो रही है, तो स्क्रीनिंग होने के बाद इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज काम करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बहुत आसान है इसको डिफाइन करना, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसिडरिंग shielding from inner electrons,
is called effective nuclear charge। ठीक, तो शील्डिंग कंसीडर करने के बाद जो नेट चार्ज इसके ऊपर काम करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, इसका Z इफेक्टिव। ठीक, ये तो बात हुई Z इफेक्टिव क्या होता है। फिर दो केस, शील्डिंग पुअर है या फिर शील्डिंग इफेक्टिव है। ठीक, तो देखो जब शील्डिंग पुअर होगी तब क्या होगा और जब शील्डिंग इफेक्टिव होगी तब क्या होगा। अगर शील्डिंग पुअर है तो आप मुझे बताओ क्या होगा। जब शील्डिंग पुअर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का ज्यादा चार्ज काम करेगा। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, व्हेन शील्डिंग इज पुअर more charge of nucleus will act on outer electron and hence more Z effective। ठीक है, तो आप ध्यान रखना Z इफेक्टिव जो होता है वो पुअर शील्डिंग के साथ साथ बढ़ता जाएगा। शील्डिंग जितनी ज्यादा पुअर होगी न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा काम करेगा, यानी Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो अब ध्यान रखना, शील्डिंग पुअर है तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा बताओ, शील्डिंग इफेक्टिव होगी तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब शील्डिंग इफेक्टिव है तो इस न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, कम काम करेगा। तो अगर हम इफेक्टिव शील्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। ठीक है, तो बस ये हो गई सारा पॉइंट जो आपको अब समझना है। Z इफेक्टिव क्या होता है, वो नेट चार्ज जो शील्डिंग के बाद काम करता है। अगर शील्डिंग पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है, शील्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि कब आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा चार्ज काम करेगा और कब आउटर इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज काम करेगा। क्लियर, ये चीज आप कॉपी करो। फिर इन सबको सीखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हम आखिर ये Z इफेक्टिव कैलकुलेट कैसे करते हैं ना। अभी तुमने सीखा कि शील्डिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग क्या होती है। ये दो टाइप शील्डिंग स्क्रीनिंग के, पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग। हमने Z इफेक्टिव डिफाइन किया और ये देखा कि पुअर शील्डिंग है तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव शील्डिंग है तो Z इफेक्टिव क्या होगा, कम। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि शील्डिंग इफेक्टिव है या नहीं, बात नंबर एक। और दूसरा, कैसे हम किसी एलिमेंट के लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अब हम लोगों को सीखना है। तो आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग ये दो चीजें और डिस्कस करते हैं। अभी देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्टिव है या फिर पुअर है। तो उसके लिए आपको फिर से एक चीज देखनी होगी। जो स्क्रीनिंग है वो डिपेंड करती है ऑर्बिटल्स पे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच inner electrons are present। ठीक है भाई, देखो ये जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां प्रेजेंट है उसके ऊपर स्क्रीनिंग डिपेंड करती है। बहुत सिंपल सा फंडा, देखो ये इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास होंगे, मान लो एक बार इलेक्ट्रॉन इनर शेल यहां पर है, एक बार इनर शेल यहां पर है। ठीक है, तो ये जो जिन इलेक्ट्रॉन्स के आप शील्डिंग कर रहे हैं, अगर आप उनकी बात करो, देखो ये न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के चार्ज को उतना ही ज्यादा यूटिलाइज करेगा और इसको आगे काम करने नहीं देगा। ये न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा, ये न्यूक्लियस के चार्ज को उतना ही कम यूटिलाइज कर पाएगा और फिर ये आगे की शील्डिंग को भी रोक नहीं पाएगा।
तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि शील्डिंग पावर में इसको बोल सकता हूं कि शील्डिंग पावर ऑफ एन ऑर्बिटल is inversely proportional to distance from nucleus। ये आपको याद नहीं रखना, आपको समझना है ना, रटना नहीं है, समझना है कि भाई एक ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस पर उतना ही ज्यादा होगा और वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा शील्ड करेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि न्यूक्लियस का चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाए, ऑलमोस्ट सारा चार्ज वो खुद यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन अगर शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो फिर वो न्यूक्लियस के चार्ज को पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकता और उस केस में इसकी शील्डिंग पावर क्या होगी, पुअर। तो अगर डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है तो शील्डिंग पावर कम होगी, अगर डिस्टेंस कम है तो शील्डिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप देखो, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं पहले, ये हम जानते भी हैं कि अगर आप s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, इनकी डिस्टेंस देखो न्यूक्लियस से, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कि जैसे जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर l बढ़ता है, बताओ s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, याद आ रहा है कुछ, d के लिए l कितना होता है, 2 और f के लिए l कितना होता है, 3। जैसे जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी f ऑर्बिटल की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, फिर d, फिर p और फिर s ऑर्बिटल। यानी f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होता है। अगर f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है तो उसकी शील्डिंग पावर भी क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, f इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड पुअर शील्डिंग। सबसे खराब शील्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो f ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिंस s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है तो उसकी शील्ड करने की पावर भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और आप यहां पे बोल सकते हो s इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड मोस्ट इफेक्टिव शील्डिंग। ठीक, तो ये रहा आपके पास रीजन कि शील्डिंग पावर क्यों s ऑर्बिटल्स की, s इलेक्ट्रॉन्स की इफेक्टिव होती है और f इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पुअर। बहुत सिंपल सा फंडा है, ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। वो ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है उसकी शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, उसकी शील्डिंग मोर इफेक्टिव होगी। जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है उसकी शील्डिंग पावर कम होगी, वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करवाएगा। ठीक, और आप जानते हो अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन पे z इफेक्टिव कम होगा। अगर शील्डिंग पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एकमात्र वही एक ही मेथड है बस आपके पास। शील्डिंग ऑर्बिटल के टाइप पर डिपेंड करेगी, कैसे करेगी वो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। ठीक, तो आप कॉपी करो। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये तो हमने सीख लिया है कि z इफेक्टिव, जैसे ये पुअर शील्डिंग है तो यहाँ z इफेक्टिव बढ़ेगा, यहाँ इफेक्टिव शील्डिंग है तो z इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। तो आप ये कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ z इफेक्टिव को। तो अब डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉलोइंग स्लेटर्स रूल। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और आपको ना वो समझना होगा, थोड़ी वैल्यूज भी याद रखनी होगी, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ z इफेक्टिव, ब्रैकेट में लिखना स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर ने क्या बोला, स्लेटर ने बोला कि
आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है, जिसे आप बोलते हो Z इफेक्टिव, वो सिंपल होता है Z माइनस सिग्मा के। यहां पर Z क्या होगा, Z विल बी द एटॉमिक नंबर, और जो सिग्मा होता है उसे हम बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट, या फिर आप इसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो बस ये आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है, Z माइनस सिग्मा, यहां पर Z होगा एटॉमिक नंबर, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जिस भी एलिमेंट पे आपको Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है उसके एटॉमिक नंबर में से सिग्मा को गायब कर देना। अब बात आती है हम सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी होगी, है ना। टेबल बना लो चुपचाप, क्वेश्चन करूंगा उसी से आपको टेबल समझ में आएगी, ऐसे याद नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो हम एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं। टेबल इज, हम यहां पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखो हमारे पास यहां दो केस बन सकते हैं। पहला, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS और NP ऑर्बिटल्स। आई थिंक मुझे टेबल की जगह कम पड़ जाएगी, ऐसा करो आप इसे कॉपी करो एक बार, टेबल हम ऊपर बनाते हैं, फिर फ्रेम खत्म हो जाएगा मेरा। हो गया फॉर्मूला। चलो, तो ये फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया है तो अब हम आगे बात कर सकते हैं अपने टेबल की। इस सिग्मा आपका स्लेटर्स कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखो टेबल में हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक, देखो पहला केस, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन NS और NP ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी दिमाग मत लगाओ, बस लिखते जाओ, सब समझाऊंगा मैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जिसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहला केस है कि इलेक्ट्रॉन NS या NP, S और P ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम बोलेंगे कि सिग्मा इज इक्वल्स टू जो है एट दैट टाइम, सिग्मा को हम लेकर चलेंगे 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP ऑर्बिटल्स। ठीक, दूसरा, सिग्मा हम लेकर चलेंगे 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 ऑर्बिटल्स। ठीक, और फिर एक और केस बनेगा इसमें, थर्ड, सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ N-2 ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये अपने पास पहला रूल, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, NS NP में प्रेजेंट है, तो सिग्मा लेकर चलेंगे 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एंड NP, सिग्मा 0.85 लेंगे N-1 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 1 लेकर चलेंगे N-2 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक, दूसरा केस, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन D और F ऑर्बिटल्स। ठीक, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन D या F ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो आप सिग्मा लेकर चलोगे 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ D एंड F, और उसके बाद आप ध्यान देना सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 फॉर रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड रूल।
और एक आखिरी चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे आप यहां पर हाईलाइट करके नोट बना के लिख लेना। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ओनली इन 1s orbitals, then सिग्मा आप लेकर चलोगे 0.3। ठीक है, ये आपका स्पेशल केस है, ये सिर्फ तब है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो एक बार आप ये टेबल बनाओ। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चिंता मत करो, क्वेश्चन समझाता हूं, एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा और उसके बेसिस पर आप इसको यूज भी कर पाओगे और आपको ये याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपी करो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक क्वेश्चन, कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, पहला केस हाइड्रोजन, सेकेंड इज हीलियम, थर्ड आप लेकर चलो ऑक्सीजन, फोर्थ आप ले लो जिंक। ठीक, ये 4 केसेस आपके पास हैं, इन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, और एक केस और ले लो, फिफ्थ 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। ठीक है, चलो सबसे पहला केस लेते हैं हम हाइड्रोजन का। फर्स्ट हाइड्रोजन, देखो किसी भी एलिमेंट के लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होगा। बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है ना, यानी हाइड्रोजन के अंदर देखो ये न्यूक्लियस है, ये आपका एक ही शेल है, फर्स्ट शेल, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? एक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन खुद को तो शील्ड कर ही नहीं सकता है, और सिंस इसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसको शील्ड करने वाला यहां कोई भी नहीं है। अगर यहां इसको कोई शील्ड करने वाला नहीं है तो इसके लिए सिग्मा कितना होगा? 0। अब आप इस पर मत जाना, जो मैंने लिखवाया नोट कि इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओनली इन 1s ऑर्बिटल देन सिग्मा इक्वल टू 0.3। आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो 1s में प्रेजेंट है, इसके लिए सिग्मा 0.3 क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस पर शील्डिंग इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। शील्डिंग कौन करता है? नहीं पता? अभी बता देना। इनर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, शील्डिंग हमेशा कौन करता है? इनर इलेक्ट्रॉन। क्या इससे पहले कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? नहीं है। हाँ, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो भी शील्डिंग कर सकता है क्योंकि ये भी तो रिपल्शन लगाएगा, लेकिन इसके साथ तो शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर शील्डिंग है ही नहीं, इसके ऊपर पूरा चार्ज काम करेगा। इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, दैट इज 1। समझ में आई बात? चलो फिर लेते हैं सेकंड केस, दैट इज हीलियम। अब आप देखो हीलियम और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस आएगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2, तो हीलियम में क्या होगा? वही न्यूक्लियस होगा और वही फर्स्ट शेल होगा, लेकिन इस बार फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। तो जो आपने कंसीडर किया, जैसे मुझे इस पर शील्डिंग निकालनी है, देखो दोनों की न्यूक्लियस से डिस्टेंस सेम है, दोनों पर Z इफेक्टिव भी क्या आएगा? सेम। तो जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम चार्ज निकाल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन। और टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रॉन पर आप Z इफेक्टिव निकाल रहे हो उसको कंसीडर नहीं करना है, उससे पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने होंगे। कहने का मतलब जैसे यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे अगर मैं Z इफेक्ट निकालूं तो अब मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, ये खुद को शील्ड थोड़े ना करेगा, इसको बाकी शील्ड करेंगे। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ये गायब कर दो, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में है? 1s। जो मैंने आपको रूल लिखाया S वाला, सिर्फ 1s है ना, 1s के अलावा यहां कहीं और प्रेजेंट नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s में प्रेजेंट है तो हम 1s के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी लेकर चलते हैं? 0.3। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लिए सिग्मा कितना लोगे? 0.3। तो बस
इस हीलियम का Z इफेक्टिव कितना हो गया? एटॉमिक नंबर 2 माइनस सिग्मा 0.3 दैट इज 1.7। तो ये मिल गया आपको हीलियम का Z इफेक्टिव। समझ में आता है ना? तो हाइड्रोजन पे Z इफेक्टिव 0 होगा, हीलियम पे Z इफेक्टिव 1.7 होगा, क्योंकि एक 1s इलेक्ट्रॉन है और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा कितना लेकर चलते हैं? 0.3। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं जगह बना रहा हूं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखो, ये तो हुए दो केस। 1s वाला फंडा यही खत्म हो जाता है। हीलियम के बाद इलेक्ट्रॉन 1s के बाद 2s में चला जाएगा, तो जहां इलेक्ट्रॉन 2s में चले गए उसके बाद आप 1s के लिए 0.3 नहीं लोगे। अभी समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी तो आप आओ, थर्ड केस लेते हैं हम, ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो ये होता है 1s2 2s2 2p4 2 to 4 and 4 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। चलो तो देखो होगा कैसे है, ये सब होगा, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कर लो। सेकंड में भी इसको बना दो आप 2s और ये बन गया 2p। ये ना सिर्फ आपके विजुलाइज करने के लिए। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल हो गया 2p। इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लो टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते टाइम मैं इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं करता हूं। अब आप देखो, अब आपको देखनी होगी पोजीशन। तो आप सिंपल सा क्या क्या करो, जैसे 2p के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है ना, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब करके लिख दो, 1s2 2s2 2p3। कॉन्फ़िगरेशन में से उस इलेक्ट्रॉन को कम कर दो जिस पे आप Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हो। कर दिया कम। अब आप देखो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप Z इफेक्टिव निकाल रहे हो उसकी प्रेजेंस कहां है? p ऑर्बिटल में। तो हमने दो टेबल बनाई, एक अगर इलेक्ट्रॉन ns और np में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन d और f में है। तो बताओ अभी कौन सी टेबल काम में आएगी? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। चलो देखो, ये 2, ये हो गया n, ये 1, ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप मार्किंग करोगे। तो अभी इलेक्ट्रॉन, ये हो गया n, ये हो गया n माइनस 1, इलेक्ट्रॉन है p में। तो अब टेबल देखो, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ns एंड np। ns और np के हर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना लेकर चलोगे? 0.35। यहां पे आप गिनो 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है ns np में। तो आप अगर आप सिग्मा कैलकुलेट करो कितना बनेगा? 5 × 0.35 प्लस उसके बाद क्या बना? n-1। अब ध्यान दो, यहां पर आपको 1s के लिए सिग्मा 0.3 नहीं लेना है। वो सिर्फ कब लेते हैं? जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट हो? 1s में। ठीक, इसमें नहीं लेंगे, सिर्फ 1s हो, 2s 2p 2 3 कुछ नहीं हो, तब आप सिग्मा 0.3 लोगे। अब आप टेबल फॉलो करो, सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1। देखो ये n था, ये n-1 है, तो n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और हर एक के लिए आप कितना लोगे? 0.85। तो आपसे कैलकुलेट करो, देखो ये बन गया आपके पास 1.75 प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया 1.7। ओवरऑल आप इसे ऐड करो, ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.45। ठीक है, ये तो क्या आया है? सिग्मा आया, सिग्मा। अब मैं उड़ा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में देख लेना इस चीज को। तो ये तो आया ऑक्सीजन के लिए सिग्मा। कभी कभी ना आप सिग्मा निकाल के छोड़ देते हो, सिग्मा नहीं निकालना, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है? एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा 2.45। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 5.55। ये हो गया ऑक्सीजन का Z इफेक्टिव। बात समझ में आती है? चलो इस पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए एक्स्ट्रा। चलो जरूरत पड़ सकती है, देख लेते हैं। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज ऑफ क्लोरीन। मान लो मुझे क्लोरीन के वैलेंस शेल का Z इफेक्टिव निकालना है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, आप मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है जिसकी वैल्यू सबसे हाई होती है ना। तो देखो ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें करना क्या है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कम कर दो 4। ठीक, पोजीशन किसकी देखनी है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। बताओ टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट था, 3p यानी np में। तो कौन सी टेबल काम करेगी, फर्स्ट। सही है, चलो सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा टेबल बोलती है कि मार्किंग कर लो, ये कौन सा हो गया n, अगर 3n है तो ये क्या हो गया n-1 और ये क्या हो गया n-2। मार्किंग करने के बाद अब हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। ठीक, देखो ns और np के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए सिग्मा कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 35 आएगा ना। तो देखो 4 and 2, 4 + 2 कितना हो गया, 6। तो आप लिखोगे 6 × 0.35 प्लस n-1 के जितने हैं उनके लिए आएगा 0.85, 6 and 2 8, 8 × 0.85 आएगा, प्लस n-2, n-2 के जितने हैं उनके लिए कितना आएगा, 1। तो n-2 में कितने हैं, 2, तो 2 × 1 हो गया। इन सबको ऐड करो, तो अब आप ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 6 5 30 0 3 6 18 3 21, 2.1 प्लस 8 5 40 0 8 8 64 प्लस 4 6.8 प्लस 2, तो ऐड करो 4.1, ये आ गया 10.9। अगर क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 10.9 है तो बताओ क्लोरीन का Z इफेक्टिव कितना हो चुका होगा, एटॉमिक नंबर 17 माइनस 10.9। आंसर कितना आ जाएगा, आ जाएगा शायद 6.1। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्लोरीन का Z इफेक्टिव। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। पहले पता करो इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, जहां प्रेजेंट है उसी हिसाब से हम टेबल अप्लाई करेंगे। इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन np में प्रेजेंट था, तो अगर ns और np में प्रेजेंट है तो टेबल नंबर 1 मार्किंग करोगे और उसके बाद आप सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, कॉपी करो। इसके बाद बात करते हैं जिंक के लिए, जो 4th और अपना 5th केस है। फिर देखो जिंक वाला केस लेते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। ऐसे केसेस तो भी देखना आप चुटकी बजाते सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा आपको बस याद रखना होगा चीजों को, क्योंकि उसके बिना आप मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आप देखो 4th, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। तो आप जिंक का कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2। ठीक, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4s1 लिख दो। बताओ टेस्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन 4s यानी ns में है। बताओ टेबल कौन सी काम करेगी, नहीं अभी भी फर्स्ट टेबल ही काम करेगी। सेकंड काम, अगर आपने सेकंड सोचा है तो वो गलत है, टेबल अभी भी फर्स्ट काम करेगी। यहां 3d होने से कुछ नहीं होता है, जहां पूछा है वहां बात करेंगे। मुझसे पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s में है, तो टेबल नंबर 1 काम करेगी। मार्किंग करो, 4 हो गया अगर n, तो पूरा 3 क्या होगा, n-1, ये क्या होगा n-2, ये क्या होगा n-3। n-1 के बाद तो जितने भी आ गए सबके लिए सिग्मा कितना लेना होता है, 1। ठीक, n-1 वालों के लिए सिग्मा कितना लेना होता है, 0.85, और ये जो ns और np वाले हैं इनके लिए सिग्मा कितना लेना होता है, 0.35। इस तरह से आप याद लिख लिया करो, बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ओवरऑल सिग्मा अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 × 0.35 ns वाले के लिए, 10 6 2 18 × 0.85 प्लस 6 and 4 10 10 × 1। यहां से आप सिग्मा कैलकुलेट कर लो। सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, z दैट इज 30 माइनस सिग्मा। तो आप कैलकुलेट कर लेना, और मैं आपको भी वैल्यू बता दूंगा कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, ये कोई बड़ा काम नहीं है। 5th केस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना होगा। 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। देखो उसने साफ साफ बोल दिया है
इस बार आपको जिंक के 3D इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन वापस से लिखो, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। उसने कौन सा इलेक्ट्रॉन बुलाया इस बार? D का इलेक्ट्रॉन। तो देखो D अंदर होता है और 4s बाहर होगा। 3D अंदर वाला शेल है, 4s बाहर वाला है। कभी भी बाहर वाला अंदर वाले को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। शील्डिंग हमेशा अंदर वाला करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपसे अंदर वाले के लिए पूछ लिया तो बाहर वाले को भूल जाओ। एक सिंपल सा रूल, जिस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है उसके राइट साइड वालों को गायब कर दो, लेकिन इस ऑर्डर में लिखने के बाद। फिलिंग के ऑर्डर में नहीं लिखना है, नॉर्मल 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f फिर 5s। फिलिंग के ऑर्डर में मत लिखना, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। फिर जिसमें पूछा है उसके लेफ्ट वाले को, सॉरी राइट वाले को भूल जाओ, क्योंकि ये आउटर है। आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट शील्ड। तो सिंस ये शील्ड नहीं करते हैं इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। अब बताओ टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन 3D में प्रेजेंट है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। तो अब जिस कॉन्फ़िगरेशन को आप सिग्मा निकालना है आपको, वो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d9। ठीक है। अब बताओ सिंस टेस्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है तो सेकंड टेबल काम करेगी। जरा सेकंड टेबल देखो, क्या लिखा हमने सेकंड टेबल में कि जितने इलेक्ट्रॉन्स d में या फिर f में प्रेजेंट होंगे, अगर d में है तो d के लिए, f में है तो f के लिए, उनके लिए सिग्मा हम लेकर चलेंगे 0.85। और बस इनके बाद जितने भी बच गए सबके लिए हम सिग्मा कितना लेकर चलेंगे 1। हो गया सिंपल। d वाला तो बहुत ही आसान है, 2-3 वैल्यू याद ही नहीं रखनी, एक वैल्यू याद रखनी है। जो इलेक्ट्रॉन d में है उनके लिए सिग्मा 0.85, बाकी जितने बच गए सबके लिए सिग्मा कितना होगा 1। तो बताओ इसके लिए अगर मैं सिग्मा लिखने चलूं तो सिग्मा क्या बनेगा 9 इलेक्ट्रॉन्स इन d, तो 9 इंटू 0.85 प्लस 6 इंटू 8 एंड 6 14 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके जब इसका z इफेक्टिव लिखेंगे तो वो कितना बनेगा, तो बस हमें एक बार इसको कैलकुलेट करना होगा। ये होगा 9 5 45 4 9 8 72 प्लस 4 कितना था 76। ये बन गया 7.65 प्लस 18, ओवरऑल हो गया 25.65 सिग्मा। सॉरी, तो अगर आपने इसका z इफेक्टिव निकालना है तो वो हो जाएगा 30 माइनस 25.65, जो कि कितना आ जाएगा, आई थिंक 4.35 है ना। हाँ 4.35। सेम इसी तरह आप यहां पर भी इसका z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो, या आप अगर कैलकुलेट करो मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। अब मेरी कैलकुलेट करने की श्रद्धा नहीं है इसको। ये हो जाएगा 18 इंटू 0.85 15.3 प्लस 10 प्लस 0.35। ओवरऑल वैल्यू आएगी ये भी 25.65। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो इस चीज पे ध्यान देना है। 25.65, फिर इसमें से इसको गायब कर दो तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 4.35। ठीक, मैं वैल्यू और चेक कर लेता हूं कि सेम ही तो आ रहा है ना। आप कॉपी करो जब तक। सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इनके अंदर z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये था कैलकुलेशन ऑफ z इफेक्टिव, कैसे हम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना आपको पहले टेस्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी होती है, उसके बाद आप नेमिंग करते हो इस तरह से,
और फिर सिग्मा की वैल्यू डिसाइड करके सबको ऐड करते जाते हो। तब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आप लोग को मैं छोटा सा काम दे रहा हूं, इनके लिए आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ध्यान से कर लेना। फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। फ्लोरीन, सेकंड में लेता हूं आपके लिए सोडियम, थर्ड आप ले लो आयरन, फोर्थ एक केस आप ले लो 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। बस इतना ही कैलकुलेट कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था जेड इफेक्टिव। ध्यान रखना जेड इफेक्टिव क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग, इफेक्टिव स्क्रीनिंग और उनका इफेक्ट क्या होता है, और कैसे हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। ये चीज तो खैर आप किसी चैप्टर में काम में आएगी, लेकिन इसके जो अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स देखें वो इस चैप्टर में आगे भी काम में आएंगे, और बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी क्या होंगे, वो बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप इसको रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे कि एक तो इसके इफेक्ट की, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है, मतलब शील्डिंग और जेड इफेक्ट से जो फर्क पड़ता है उसकी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी को जिसका नाम होता है एटॉमिक रेडियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।